नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सतनाम सिंह आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और यह टॉपिक भी जैसा कि हम लोगों का क्लासेस चल रहा था किसका, ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड यानी संगठनों पे आधारित। तो इसमें मैं दुनिया के जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन हैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैंने ऐसा बोला था। तो हम लोगों ने यूएनओ के बारे में देखा था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने कवर किया था। और आज जो मैं ऑर्गेनाइजेशन या संगठन लेकर के आया हूँ, इसका नाम समय समय पे चेंज होता रहा है और यह G7, कभी G6 और कभी G8 के नाम से जाना गया। ठीक, यहाँ पे जी का मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके आप लोगों को समझाऊंगा। सो यहाँ पे G8 का मतलब जो है वो है ग्रुप 8। G8 का मतलब है ग्रुप 8। कभी इसका नाम G7 रहा, कभी G6 रहा। ठीक, यहाँ पे जी का मतलब है ग्रुप, जी का मतलब है ग्रुप। सो समय समय पे इसका नाम बदलता रहा है। इसे ग्रुप ऑफ, वर्तमान में इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रुप ऑफ 7 के नाम से इसे जाना जाता है। दुनिया के 7 विकसित देशों का यह ग्रुप है। दुनिया के 7 विकसित देशों का यह ग्रुप है। विकसित देशों का ग्रुप, इसे बेसिकली हम लोग G7 के नाम से जानते हैं। G7 के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। ऑलमोस्ट कब? 1973 में, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी आपके इस G7 ग्रुप की। ठीक, इस G7 ग्रुप की। और किस लिए? तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कहें हम लोग तो ज्यादा सही होगा। ठीक, लोकतांत्रिक मूल्यों को दुनिया में बढ़ाने के लिए, ठीक, दुनिया में बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1973 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बेसिकली, इसका मुख्यालय बेसिकली कोई एक पार्टिकुलर जगह नहीं है। जिस देश में भी इस G7 की बैठक होती है उसी देश में इसका मुख्यालय बना लिया जाता है। ठीक, यह इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है कि जहाँ पे भी बैठक होगी इस देश की, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जिसको हम लोग कहें, होगा, वही इस देश का, वही देश इसका मुख्यालय बन जाता है। ठीक, जहाँ कहीं पे भी इसकी बैठक होगी वही मुख्यालय, जहाँ बैठक वही मुख्यालय, जहाँ बैठक वही मुख्यालय। तो इसकी खास विशेषता है, खास विशेषताओं में से ये एक है। खास विशेषताओं में से यह एक विशेषता है किसकी? आपके G7 की। अगर अगले पॉइंट पे हम लोग बात करें, अगर अगले पॉइंट पे हम लोग बात करें तो क्यों हुआ था? ये तो हो गया कि दुनिया के 7 जो बड़े विकसित देश थे वो इसमें शामिल है। तो पहले हम लोग उन देशों का नाम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, देन आपका जर्मनी, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली एंड जापान, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान। तो ये टोटल आपके हो गए कितने?
7 देश। तो वर्तमान में इसमें 7 देश शामिल हैं और कभी इसमें रसिया भी शामिल हुआ करता था, तो उसके ऊपर भी हम लोग भी चर्चा करेंगे इसी क्लास में। मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से रसिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया। ठीक, तो ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इन देशों का नाम याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि G7 के ग्रुप में इनमें से कौन सा देश नहीं है या इसमें से कौन सा देश शामिल है। तो इन देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दुनिया के सबसे क्या कह सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले ये देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले ये देश हैं। तो इनके देशों के जो नाम लिखे हुए हैं हमने, आप इसके आगे लिख सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक, तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये आप याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 1973 में इसको बनाया गया था। तो इसको जो बनाने का मेन कारण था वह था आपका 1973 का तेल संकट। मैं आपको बताते चलता हूँ, 1973 का तेल संकट। ठीक, तेल संकट, तो कौन सा तेल संकट? तो जो आपका पेट्रोलियम ऑयल होता है उसका संकट, पेट्रोलियम जो तेल होता है उसका संकट। ठीक, क्योंकि जो आप ओपेक है, ओपेक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ऐसे देश जिनके पास पेट्रोलियम का भंडार है और वो तेल धरती से निकालते हैं। तो इसमें अधिकतर अरबियन कंट्रीज है। हम लोग एक क्लास ओपेक पे भी लेंगे। ओपेक भी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो क्या था कि जो ये ओपेक कंट्रीज हैं, तो इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं जो सर्वे सर्वा हुआ करता था 1973 में, वो था सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के उस टाइम में जो प्रिंस थे, या माफ कीजिएगा, राजा जो थे, राजा फजल, इनका नाम था फजल अली, राजा फजल। तो इन्होंने क्या किया कि तेल का जो धरती से निकाला जाता था, जो उत्पादन होता था, उसको कम कर दिया। और इसके भी पीछे का जो मेन कारण था वह यह था कि अमेरिका द्वारा इसराइल को सपोर्ट करना, इसराइल को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक, किसके अगेंस्ट में? फिलिस्तीन के अगेंस्ट में। तो उससे नाराज होकर के अरब वर्ल्ड ने क्या किया कि तेल के उत्पादन में कमी कर दी, तेल के उत्पादन में कमी कर दी। और जो वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी हुई? एक तरीके से, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह वो अलग चीज है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मेन चीज है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट आपका किससे चलेगा? ऑयल से, ठीक, पेट्रोलियम से, डीजल से, इन्हीं सारी चीजों से चलता है ना। तो उन सारी चीजों के ऊपर रोक लग गई। कब की? आज के 50 साल पहले। ठीक, सऊदी अरब ने ओपेक से क्या कहा, जितने भी इसमें ओपेक में शामिल देश थे, उन्होंने तेल के प्रोडक्शन को, तेल को धरती से निकालना बंद कर दिया या कम कर दिया। उसकी वजह से दिक्कत शुरू हो गई। ठीक, और मेन रीजन क्या था? यूएसए का इसराइल को हेल्प करना, इसराइल को हेल्प करना या मदद करना। ठीक, अब क्या था, इसी तेल संकट से उबरने के लिए दुनिया भर के जो विकसित देश थे, जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, यूएस, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान, ये देश क्या हुए? ये देश आगे आए और इन्होंने ग्रुप बनाया जिसका नाम था ग्रुप ऑफ सेवन। ठीक, ग्रुप ऑफ सेवन। अलग अलग टाइम में फिर अलग अलग देश इसमें शामिल होते गए। जैसे जैसे देशों की संख्या बढ़ती गई, उसी आधार पे ग्रुप के आगे नंबर्स चेंज होते रहे। ठीक, उसी आधार पे ग्रुप के आगे नंबर चेंज होते रहे, नंबर बदलते रहे। तो क्या इतना मैं समझा पाया आप लोगों को? मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ तक समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। फिर भी अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो जरूर आप लोग हमसे क्वेश्चन करिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इसराइल को हेल्प, या इसराइल की मदद से संबंधित। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे की जो राह है उसको देखते हैं। आगे चल करके, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1991 में
यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा, यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा और एक नया देश बनेगा रसिया। ठीक, यूएसएसआर का विघटन और एक नया देश बन करके आता है रसिया। अन्य छोटे छोटे रसिया के इंक्लूड कर लिया जाए तो और टोटल 15 कंट्रीज बनती हैं, लेकिन उन्हीं 15 देशों में से एक बड़ा देश होता है जिसका नाम होता है रूस या रशिया। अब क्या होता है कि रसिया भी कैसी व्यवस्था को अपना रहा है, ओपन, खुलेपन वाली, ठीक, खुली अर्थव्यवस्था को ये भी अपना रहा है। तो आगे चल करके यूएसए के रिक्वेस्ट पे रसिया को भी 1999 में 1999 में रसिया को भी क्या किया जाता है, ओपेक माफ कीजिएगा आपके G7 में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे चल के ये G8 के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब रसिया की मौजूदगी 1999 से लेकर के इस ग्रुप में 2014 तक बनी रहती है। ठीक, 2014 तक, 2014 तक बनी रहती है। तब तक बनी रहती है जब तक रशिया यूक्रेन का जो एक क्षेत्र था क्रीमिया, उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। ठीक, तो जैसे ही रशिया क्या करेगा, यूक्रेन की क्रीमिया के ऊपर अटैक करके क्रीमिया को अपना पार्ट बना लेता है, क्रीमिया को अपने अधिपत्य में ले लेता है, वैसे ही इन देशों द्वारा रशिया की भर्त्सना की जाती है और रशिया को इस ग्रुप से निलंबित कर दिया जाता है। देन फिर से यह 7 देशों का समूह बन जाता है। तो यह एक रशिया से रिलेटेड आपका फैक्ट हो गया। ठीक, रशिया से एक रिलेटेड फैक्ट हो गया। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है एक तरीके से इसका, और ऑब्जर्विंग कंट्री है। इसमें जहां कहीं भी इसकी मीटिंग होती है, इंडिया जाता है, वहां पे शामिल होता है, वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करता है, और साथ में बदलती दुनिया में भारत क्या योगदान दे सकता है या भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इन सारी चीजों को रखता है वहां पे। कहाँ पे, जहां पे भी इनकी बैठक होती है, G7 ग्रुप की बैठक होती है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम लोग कुछ और बात को देखें तो उसमें 1990 तक अगर हम देखें, 1990 तक अगर हम देखें, 1990 तक अगर हम देखें, इसको 98 कर लीजिएगा, 1998, 1990 तक अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में जो पूरी दुनिया की जीडीपी में, माफ कीजिएगा, पूरी पूरी दुनिया की जीडीपी में, पूरे दुनिया की जीडीपी में जो आपका ये G7 कंट्रीज जो है, कब तक, 1990 तक, 1990 तक पूरी दुनिया की जीडीपी में G7 का ऑलमोस्ट 50% योगदान हुआ करता था। ठीक, 50% की इसकी हिस्सेदारी थी। वहीं अब जो है यह आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें, पहले ये 50% हुआ करता था, और वहीं अगर हम लोग आज बात करें तो ये 50% से कम होकर के 31% पे आ गया है, 31% पे आ गया है। और ऐसा किस लिए था इस टाइम में, क्योंकि यह दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी, सबसे पावरफुल कंट्रीज ये देश हुआ करते थे जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया हुआ था। कम्युनिटीज ऑफ वैल्यूज से रिलेटेड ये आपका कौन है, G7 है, और इसी से रिलेटेड ये आज का टॉपिक था। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। सो आज की क्लास में यहीं तक था, और फिर से आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास एंड गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।